हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। डिस्कस करेंगे सीडीपी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में बार बार पूछे गए हैं। मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दोस्तों, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, क्योंकि जब तक मूल्यांकन असेसमेंट नहीं होगा तब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो रहा है। बच्चा सीखा नहीं सीखा, अगर नहीं सीख पाया तो उसका क्या क्या रीजन है, सारा चीज हम लोग मूल्यांकन करने के बाद में जजमेंट करते हैं। इसीलिए मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 2। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। दोस्तों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा का वकालत करता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में भी एक ही छात्र के नीचे एक ही टीचर से सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, चाहे वो बच्चा तेज दिमाग के हो, मीडियम दिमाग के हो, जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, जिसका आईक्यू बहुत लो है, जिसका आईक्यू एवरेज है, जो हैंडीकैप है, जो फिजिकली विकलांग है, सारे बच्चे एक ही छात्र में एक ही शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। इसीलिए इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4, समावेशी शिक्षा का वकालत करेगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009। अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। दोस्तों, व्यक्तित्व भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मेरा कंटेंट का क्लास हो चुका है। जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे, आप उसका एमसीक्यू नहीं बना पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से। व्यक्तित्व भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? इस दुनिया में दो बच्चा का फेस एक हो सकता है, लेकिन दोनों में उसका क्वालिटी, उसका सोचने का क्षमता, संवेगात्मक क्षमता, उसका सोशलाइजेशन, इंटरनल जितना भी क्वालिटी रहता है, मोस्ट में उसका डिफरेंसेस रहेगा। फेस में एक हो सकता है, लेकिन अलग अलग दो बच्चे के अंदर में गुणों में डिफरेंस रहेगा, जिसको हम लोग व्यक्तित्व भिन्नताएं बोलते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है कि अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए, एक क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, व्यक्तित्व भिन्नताएं रहते हैं, उसको निपटने के लिए मतलब ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं समझोगे तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। अगर आप क्वेश्चंस को सही से समझ गए, इसका मतलब आप आंसर की तरफ 80% आगे बढ़ गए। बच्चों को उनकी अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोणों के महत्व दें, शिक्षार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। दोस्तों, एक क्लासरूम में जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उससे आपको हर एक बच्चा का दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि जो बच्चा का आईक्यू सबसे ज्यादा है, जो बच्चा सबसे तेज है, आप सिर्फ उसी का दृष्टिकोण को रेस्पॉन्स दे रहे हो। मतलब जब आप समझा रहे हो, जब आप पढ़ा रहे हो, जब कुछ भी पूछ रहे हो, आप पर्टिकुलर वही सब बच्चे को पूछ रहे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं। इससे क्या होगा, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो धीमी है, जिनका आईक्यू सही नहीं है, वो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके क्लास में अटेंशन नहीं रहता है। इसीलिए आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि दृष्टिकोण का महत्व देना चाहिए। सारे बच्चे को आपको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाना है। बच्चों से बातचीत करना चाहिए, ये नहीं कि जो अच्छे बच्चे हैं सिर्फ आप उन्हीं से बातचीत कर रहे हो। आपको सारे बच्चे के साथ आपको बातचीत करके सारे बच्चे का दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, मतलब सारे बच्चे को आप रेस्पॉन्स दे रहे हो। तो इसका सही आंसर होगा 2।
दोस्तों क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आपको कितना यहां से आता है, कितना क्वेश्चंस आप सही से सॉल्व कर पा रहे हैं, ऑलरेडी आप पहले से जानते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस ऑलरेडी सीटेट में या जेटेट में या तो यूपी टेट कहीं ना कहीं आ चुका है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप कितना क्वेश्चन जानते हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरा 10 में से इतना क्वेश्चंस ऑलरेडी नोन था, तो आपको उससे यह पता चलेगा आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2। बच्चे से बातचीत करें और उसके दृष्टिकोण को महत्व दें। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनानुक्रियाओं के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों के का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। दोस्तों व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि उसका हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम कैसा है और वो किस वातावरण में पढ़ रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक माता पिता से 2 बच्चा पैदा होते हैं, एक इंडिया का कल्चर से बड़ा होता है, दूसरे यूएसए के कल्चर से बड़ा होता है। दोनों में व्यक्तित्व भिन्नताएं, दोनों एक दूसरे से 100% अलग होंगे। भले ही उनका वंशानुक्रम सेम हो, भले ही दोनों में सेम जीन हो, लेकिन वातावरण अलग अलग होने के कारण उन लोगों को अलग अलग कल्चर मिला है, अलग अलग एटमॉस्फेयर मिला है, अलग अलग उन लोगों को पौष्टिक खाना मिला है, जिससे दोनों व्यक्ति अलग अलग होंगे। साथ में व्यक्ति अलग होने का पीछे दूसरा भी रीजन रहता है, वंशानुक्रम। अगर मम्मी पापा गोरे होंगे तो बच्चा गोरा होगा, मम्मी पापा का हेल्थ अगर सही रहता है तो बच्चा का हेल्थ सही रहेगा। एक दूसरा बच्चा, दोनों बच्चा से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, एक स्वस्थ हो सकता है, दूसरा असुस्थ हो सकता है। जो असुस्थ है उसका पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है कि उसका मम्मी पापा का जेनेटिक उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो, जिससे वो बीमारी जो है बच्चा में आ गया है। दूसरा का जेनेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में अनानुक्रियाओं के कारण में, दोनों के कारण में व्यक्ति जो है एक दूसरे से भिन्न होता है। दोस्तों मैं आपको इतना डीपली से इसीलिए समझाता हूं कि आप मेरा क्लास अटेंड करने के बाद जिस क्वेश्चंस को मैं आपको एक बार समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाओ। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक चैप्टर का एक यूनिट में कराऊंगा, और आपका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का सिलेबस 100% हम कंप्लीट कराएंगे। जब तक फिजिकली हम लोग के पास में सिलेबस नहीं आ रहा है, तब तक हम लोग 2016 का जो सिलेबस है उसको हम लोग 100% कवर कर लेंगे, कि कल के तारीख में जो न्यू सिलेबस आएगा उसमें ओनली 2 से 3 चैप्टर यहाँ पे ऐड होगा, जिसके ऊपर में हम लोग को वर्कआउट करना पड़ेगा। बहुत सारे लड़का का ये मेंटेलिटी है कि नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आएगा, तब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। भाई तब तक बहुत लेट हो जाएगा। मोर देन 5 लाख कैंडिडेट दे आर वेटिंग फॉर द जेटेट, और अभी गवर्नमेंट के हाथ में ओनली 30,000 वैकेंसी है। भले एक तो गुड न्यूज ये है कि नवंबर तक मोर देन 60 to 70,000 स्टूडेंट दे आर गोइंग टू रिटायरमेंट, है ना। तो 60 से 70,000 टीचर जो है रिटायरमेंट होने जा रहे हैं इस नवंबर में झारखंड से। तो एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी, बहुत बड़ा अमाउंट का एक वैकेंसी आ रहा है कल की तारीख में। अगर आपका प्रिपरेशन सही रहेगा तो आप भी वहां से एक ठो नौकरी ले सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपका कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। 2016 का सिलेबस को हम लोग पहले से ही कवर कर लेंगे, कि कल के तारीख में जब मोर मतलब एडिशनल सब चैप्टर्स आएगा उसको हम लोग बहुत ही इजीली से उसको सॉल्व कर पाए, और प्रीवियस को हम लोग रिवीजन भी कर लें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण है? बच्चा भाग जाता है क्लासरूम से, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है? कक्षा शिक्षण के रुचि का अभाव हो, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव हो, विद्यार्थियों के दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। सही आंसर होगा इसका पॉइंट नंबर 4, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। रीजन में बता रहा हूं। अगर एक क्लासरूम में आज की तारीख में चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन चल रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के अकॉर्डिंगली ही आपको पढ़ाना है, बच्चे के अकॉर्डिंगली ही आपको समझाना है, वो जो चाहता है आपको वो देना है। जरूरत पड़ता है तो उसको कहानी सुना के उसको पढ़ाओ, खेल के माध्यम से पढ़ाओ, मतलब बच्चा को खुश रख के आपको पढ़ाना है। तो पहला तो यह है कि क्लासरूम जो है वो रोचक होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कि आपका बच्चा क्लासरूम में टिके। साथ में अगर
क्लासरूम के अंदर में कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर उसको शिक्षक निर्दयी अभिवृत्ति करेंगे, मतलब उसको इग्नोर करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो फिर भी बच्चा भाग जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा फोर्थ, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? एक बच्चा अगर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका मतलब क्या है? वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह सामान्यतः है, असामान्य है, वह प्रभावशाली है। दोस्तों, एक बच्चा अगर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब वह अधिक जिज्ञासु है, उसका मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहता है जो कि पूछता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं के क्षेत्र क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग किस किस एरिया में देख सकते हैं, किस किस एरिया से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं? लिंग भेद के अकॉर्डिंगली हम लोग इंडिविजुअल को डिफरेंसेस कर सकते हैं कि ये महिला है, ये पुरुष है। शारीरिक रचना, शारीरिक रचनाओं से भी हम लोग उसको चेंजिंग कर सकते हैं। मानसिक योग्यता, अगर मैं मेंटली हो सकता है कि दोनों का फेस सेम हो, लेकिन उसका सोचने की क्षमता, दोनों का आईक्यू डिफरेंस हो। मानसिक योग्यताएं जो है वो डिफरेंस है। इसका मतलब हम लोग सारे एरिया में, यहाँ पे जितना भी एरिया दिया हुआ है, लिंग भेद से लेकर शारीरिक रचनाएं, मानसिक योग्यताएं, सब एरिया से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, व्यक्तित्व भिन्नताएं आ सकता है। बच्चे के बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू 90 से 110 के मध्य में है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैं एक तो आईक्यू के ऊपर में एक कंटेंट का क्लास बनाया हूं, जहां पे मैं आईक्यू कैसे निकाला जाता है, कितना से कितना के बीच में आईक्यू रहता है, तो कौन सा रेंज में उसको रखा जाता है, मैं सारा चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लें। तो बच्चे के बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या बोला जाता है? वो सामान्य बुद्धि बोला जाता है जिसको, ठीक है ना। 90 से 110, 110 से 120, 120 से 130 सारे का लेवल को मैं समझा चुका हूं, ठीक है ना। तो 90 से 110 का मध्य में जो रहता है उसको हम लोग सामान्य बुद्धि बोलते हैं। अभी आता है कि आईक्यू का सूत्र क्या है। दोस्तों, आईक्यू मानसिक योग्यता, मानसिक आयु और कालानुक्रम आयु इंटू 100, ये होता है आपका आईक्यू का फॉर्मूला। तो पहला में क्या दिया हुआ है? कालानुक्रम आयु डिवाइडेड बाय मानसिक आयु इंटू 100, जो गलत है, क्योंकि सही आंसर इसका मानसिक आयु डिवाइडेड बाय कालानुक्रम आयु इंटू 100, जो कि है आपका मानसिक आयु डिवाइडेड बाय कालानुक्रम आयु इंटू 100, ये होगा इसका सही आंसर। दोस्तों, मानसिक आयु क्या है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं आईक्यू के बारे में। मानसिक आयु क्या है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक बच्चा का एज है आपका 12, लेकिन वो अगर 14 साल का बच्चा के तरह सोच सकता है, 14 साल के बच्चा के जैसा काम कर सकता है, 14 साल के बच्चा के जैसा जो क्वेश्चन है, 14 साल का बच्चा जो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, अगर वो एक 12 साल का बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, तो उसका मानसिक आयु हो जाएगा 14, लेकिन उसका कालानुक्रम आयु, मतलब उसका फिजिकली जो आयु होगा वो होगा आपका 12। तो मानसिक आयु डिवाइडेड बाय उसका रियल आयु इंटू 100 से उसका निकलता है आईक्यू। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके जरूर ऐड हो जाइए। और कुछ भी इशू है, कुछ भी क्वारी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए 24/7 ओपन है। कुछ भी क्वारी है आप पूछ सकते हैं मुझे डायरेक्टली कॉल करके, व्हाट्सएप के माध्यम से। कुछ भी क्वारी है, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प करने के लिए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।